हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि बुद्धि क्या है, बुद्धि से संबंधित परिभाषाएं, इसके बाद बुद्धि के कुछ सिद्धांत पढ़े थे और इसके बाद अगला टॉपिक है बुद्धि लब्धि। तो कल का जो पहला पार्ट था उसमें हमने देखा था बुद्धि के बारे में और बुद्धि के दो तीन सिद्धांत देखे थे। इसके बाद अभी कुछ सिद्धांत उसमें बचे हुए हैं, उनके बारे में हमें देखना है। तो उन सिद्धांतों के बारे में चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, क्योंकि 15 से 20 मिनट के वीडियो में हमें अपनी बात खत्म करनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमने देख लिया था जो बुद्धि के सिद्धांत में बिने का एक कारक सिद्धांत था, जो अल्फ्रेड बिने ने 1905 में प्रतिपादित किया था। और इसके बाद द्वितत्व सिद्धांत, जिसे द्विकारक सिद्धांत या G&S थ्योरी भी कहते हैं, और इन्हें स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत के बारे में बताया। और इसके बाद त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत था, जिसे स्पीयरमैन ने अपने जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था उसमें संशोधन करते हुए उसमें एक और कारक जोड़ा था, जिसे समूह कारक कहा गया था, और 1911 में उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया। इसके बाद अगला है जो सिद्धांत, वो है थार्नडाइक का बहुकारक बुद्धि सिद्धांत। क्या है? थार्नडाइक का बहुकारक बुद्धि सिद्धांत है। और इन्होंने क्या कहा है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण कहा है। क्या कहा है? विभिन्न कारकों का मिश्रण कहा है। और इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या सामान्य कारकों की, जनरल फैक्टर की जगह क्या क्या प्रयोग किए? मूल कारक प्रयोग किए, प्राइमरी फैक्टर जिन्हें कहते हैं वो, और सर्वनिष्ठ कारकों का उल्लेख किया। कौन कौन से? थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत में सामान्य कारक बताए और सर्वनिष्ठ कारक, जिन्हें हम कॉमन फैक्टर्स कह सकते हैं, उनके बारे में बताया। ठीक है। और मूल कारक जो थे उसमें क्या था? मूल मानसिक योग्यताओं को सम्मिलित किया गया। किसको सम्मिलित किया गया? जो ये कह सकते हैं जो जड़ होती हैं मानसिक योग्यताएं, मतलब जिनसे हम किसी चीज की शुरुआत कर सकते हैं। हर चीज की जड़, जैसे पेड़ की जड़ होती है उसी से पौधा धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसी तरीके से जो मूल योग्यताएं हैं, मानसिक योग्यताएं, उनमें से जैसे योग्यता है एक शाब्दिक योग्यता, आंकिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, स्मृति योग्यता, तार्किक योग्यता। ठीक है ना? और अगला है भाषण देने की योग्यता। क्या है? ये सब हमारी मूल योग्यताएं हैं। क्या है? मूल योग्यताएं हैं। और थार्नडाइक ने इन योग्यताओं के बारे में अपने बहुकारक सिद्धांत में बताया। ठीक है। और हालांकि इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो केवल ये पूछ सकता है आपसे कि थार्नडाइक ने अपने बहुकारक सिद्धांत में किन किन कारकों के बारे में बताया। तो एक है, हमें याद रखना है, सामान्य कारक और सर्वनिष्ठ कारक। ठीक है। पहला हमें क्या याद रखना है? इधर अगर हम लिखेंगे तो इधर हम लिख देंगे सामान्य, और दूसरा है सर्वनिष्ठ। क्या है? सर्वनिष्ठ कारक। ये हमें याद रखना है। ठीक है ना? इसके बाद अब थार्नडाइक एक बात और कहते हैं। क्या कहते हैं? हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक विशेष योग्यता होती है। ठीक है। जैसे जैसे क्या है? यदि कोई व्यक्ति कला में प्रवीण है, कला में अगर बहुत ज्यादा होशियार है कोई व्यक्ति, तो ये जरूरी नहीं है कि वो संगीत में भी निपुण होगा। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट अच्छा खेल लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि फुटबॉल भी अच्छा खेलेगा। तो उनके कहने का मतलब यही था। ठीक है। तो ये आपको थार्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत मैंने समझाने का प्रयास किया, और ये बताने का प्रयास किया कि इसमें कौन कौन से कारक होते हैं। तो हमें याद रखना है, पहला है सामान्य कारक, दूसरा है सर्वनिष्ठ कारक, सर्वनिष्ठ कारक। अब अगला जो सिद्धांत है, थर्स्टन का समूह कारक बुद्धि सिद्धांत। समूह कारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। ये हमें याद रखना है। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं? दो या अधिक मूल कारक मिलकर एक समूह का निर्माण कर लेते हैं। क्या? दो या अधिक कौन से कारक? मूल कारक मिलकर एक समूह का निर्माण कर लेते हैं, जो व्यक्ति के किसी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या बताया? मौलिक कारकों में आंकिक योग्यता, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दैशिक योग्यता, शब्द प्रवाह,
तर्क शक्ति और स्मृति शक्ति, लगभग जो मिलती जुलती योग्यताएं हैं थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत में, और अगर हम बात करें थर्स्टन का समूह कारक बुद्धि सिद्धांत में, लगभग एक जैसी हैं। और इन्होंने ये बताया कि कुछ विशिष्ट योग्यताएं एक समूह की होती हैं, ठीक है, क्या कुछ विशिष्ट योग्यताएं एक समूह की होती हैं और उनमें से आपस में कैसा संबंध पाया जाता है, सह संबंध पाया जाता है, कोरिलेशन पाया जाता है। जैसे विज्ञान विषयों के समूह में भौतिक, रसायन, गणित तथा जीव विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन आदि। इस तरीके से मतलब जैसे हम साइंस साइड लेते हैं तो उसमें ये सब विषय रहते हैं, ठीक है, आर्ट साइड में एक जैसे विषय रहते हैं, मिलते जुलते, उनके कहने का मतलब ये था। तो ये हो गया थर्स्टन का समूह कारक, क्या हो गया, थर्स्टन का समूह कारक बुद्धि सिद्धांत। इसके बाद थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत, हमें ये याद रखने हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, हम थोड़ा सा आपको डीप पढ़ा रहे हैं इस वजह से कि अंदर से क्वेश्चन ना पूछ लिए जाएं, इस वजह से थोड़ा सा डीप पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें ये तो याद रखना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। हम एक बार और आपको अंत में रिवाइज करवा देंगे। तो थॉमसन ने बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत को प्रस्तुत किया, ठीक है, बुद्धि का जो प्रतिदर्श सिद्धांत है ये किसने दिया, थॉमसन ने दिया, ठीक है, हमें ये याद रखना है। इसके बाद ये क्या कहते हैं, व्यक्ति का प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श होता है, ठीक है, मतलब ये है कि अगर व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसमें अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ ना कुछ वो चुन लेता है कि हमें इस तरीके से काम करना है, ठीक है। और इस सिद्धांत में उन्होंने किसको महत्व दिया, सामान्य कारकों की व्यावहारिकता को महत्व दिया, सामान्य कारक मतलब जनरल फैक्टर। तो प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया, थॉमसन ने दिया, ठीक है, और समूह कारक थर्स्टन ने दिया, बहुकारक थॉर्नडाइक ने दिया। इस तरीके से हमें ये जो सिद्धांत हैं बुद्धि के, ये हमें याद रखना है। अगले सिद्धांत में हम आते हैं, ये क्या है, कैटल का बुद्धि सिद्धांत है, कैटल का बुद्धि सिद्धांत है। इन्होंने दो प्रकार की सामान्य बुद्धि बताई है, कितने प्रकार की, दो प्रकार की, और आरवी कैटल इनका पूरा नाम है, और इन्होंने बुद्धि सिद्धांत बताया है। और एक है फ्लूड, क्या है, फ्लूड, और दूसरी क्या है, क्रिस्टलाइज्ड। अब अभी ये शब्द से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे हम जब इसको देखते हैं समझ में आ जाएगा। मतलब फ्लूड बुद्धि क्या होती है, या फ्लूड योग्यता क्या होती है, ये होती है वंशानुक्रम कारक, ठीक है, क्या, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, फ्लूड बुद्धि वो होती है, बुद्धि की फ्लूड योग्यता वो होती है। इसके बाद जो क्रिस्टलाइज्ड योग्यता होती है वो हम अर्जित करते हैं, ठीक है, जैसे क्रिकेट हम जन्म से सीख के तो नहीं आते हैं, वो हम अभ्यास के द्वारा ही अर्जित करते हैं। तो ये हो जाती है हमारी क्रिस्टलाइज योग्यता, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा जो फ्लूड और या सामान्य बुद्धि होती है वो वंशानुक्रम से संबंधित होती है, तथा क्रिस्टलाइज्ड जो सामान्य बुद्धि होती है वो हमारी अर्जित होती है। तो ये हमारा कैटल का बुद्धि सिद्धांत हो गया, ठीक है, आरवी कैटल। अब इसके बाद है बर्ड तथा वर्णन का पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, बर्ड तथा वर्णन ने। और इसमें क्या कहते हैं, मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया। बर्ट एवं वर्णन ने क्या कहा है, मानसिक जो योग्यताएं होती हैं उनको क्रमिक महत्व दिया है, और वो मानसिक योग्यताएं कितने स्तर पे होती हैं, दो स्तरों पर। कितने स्तर पर होती हैं, दो स्तरों पर होती हैं। एक होती है सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी होती है विशिष्ट मानसिक योग्यता, ठीक है। जो इन्होंने बताया है बर्ट एवं वर्णन ने पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत में, एक सामान्य मानसिक योग्यता और एक विशिष्ट मानसिक योग्यता। हमें केवल इतना याद रखना है कि पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार की योग्यताओं के बारे में बताया गया है, तो दो प्रकार की योग्यताओं के बारे में बताया गया है, एक है सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता। इसके बाद है अगला सिद्धांत गिलफोर्ड का त्रिआयाम बुद्धि सिद्धांत, ठीक है ना। त्रिआयाम बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, गिलफोर्ड ने, और त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। अब हमें यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर त्रिकारक पूछता है तो किसने दिया, स्पीयरमैन ने, किसने दिया, स्पीयरमैन ने। और अगर त्रिआयाम पूछता है तो ये किसने दिया, ये किसने दिया दोस्तों, ये दिया गिलफोर्ड ने। किसने दिया, गिलफोर्ड ने। तो ये हमें याद रखना है, ज्यादा डीप ना जाते हुए
इसमें केवल हम ये देखते हैं कि बुद्धि कारकों को 3 श्रेणियों में बांटा है और ये मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं। एक है संक्रिया, दूसरी है विषय वस्तु और तीसरी है उत्पाद। फर्स्ट कौन सी है? संक्रिया। सेकेंड कौन सी है? विषय वस्तु। तीसरी कौन सी है? प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। ठीक है, गिलफोर्ड ने जो ये अपना त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत दिया था, इसमें 3 प्रकार की मानसिक योग्यताओं को बताया। एक संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा उत्पाद। तो इस तरीके से हमारे ये सिद्धांत हो गए। एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं इन सिद्धांतों के बारे में। पहला जो सिद्धांत है बिने का एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बिने ने दिया। दूसरा है द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत, इसी को G&S थ्योरी भी कहते हैं, ये स्पीयरमैन ने दिया। इसके बाद तीसरा त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, इसमें ग्रुप फैक्टर जोड़ दिया गया, इसको भी स्पीयरमैन ने दिया। इसके बाद थॉर्नडाइक का बहुकारक बुद्धि सिद्धांत, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया। इन्होंने क्या बताया? कॉमन फैक्टर और सामान्य कारक, इनके बारे में बताया। इसके बाद थर्स्टन का समूह कारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। इसके बाद अगला आता है प्रतिदर्श सिद्धांत बुद्धि का, किसने दिया? थॉमसन ने दिया। इसके बाद एक है कैटल का बुद्धि सिद्धांत। ठीक है ना, इसमें 2 प्रकार की योग्यताएं, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड। फ्लूइड क्या होती है? वंशानुगत होती हैं, और क्रिस्टलाइज क्या होती हैं? अर्जित होती हैं। इसके बाद बर्ट तथा वर्णन का पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने मानसिक योग्यताओं को 2 स्तरों पर, सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता। इसके बाद गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत, इन्होंने 3 प्रकार की मानसिक योग्यताओं को बताया, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। इसके बाद अब अगर हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है ये दोस्तों, तो इसके बारे में हम आपसे कहेंगे कि इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये टॉपिक आपका यूपी टेट की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इससे फॉर्मूला नहीं पूछा जा रहा है तो वो या तो सवाल पूछ लेगा बुद्धि लब्धि का, ठीक है, और नहीं पूछेगा तो फिर वो जो बुद्धि लब्धि का चार्ट होता है उससे जरूर एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस टॉपिक को हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और इसके बाद अगर टाइम रहा तो हम बुद्धि परीक्षण के बारे में बताएंगे, अन्यथा की स्थिति में हम एक पार्ट और बना देंगे जो बुद्धि परीक्षण पर ही आधारित होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ज्यादा देर ना करते हुए हम बुद्धि लब्धि में आते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? बुद्धि लब्धि के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? टर्मन तथा स्टर्न ने बताया। किसने बताया? टर्मन तथा स्टर्न ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो टर्मन एवं स्टर्न। किसने बताया? टर्मन एवं स्टर्न ने बताया। और एक चीज आती है बुद्धि लब्धि में, मानसिक आयु। क्या आती है? मानसिक आयु। तो मानसिक आयु का जो विचार था वो सर्वप्रथम बिने ने दिया। किसने दिया? बिने ने दिया। यह हमें याद रखना है। और बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, क्या? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। हमें ये बुद्धि लब्धि का सूत्र याद रखना है कि बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इससे एक हम उदाहरण भी देख लेंगे। इसका उदाहरण क्या है? यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो अब हमें फॉर्मूला पता है बुद्धि लब्धि का कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे में क्या होता है? वास्तविक आयु गुणे क्या होता है? 100। तो अब हम मानसिक आयु की जगह क्या रख देंगे? 15 रख देंगे। वास्तविक आयु की जगह क्या रख देंगे? 12 रख देंगे। और बुद्धि लब्धि निकालनी है, 100 से गुणा करा देंगे। तो अब देखिए बुद्धि लब्धि जब निकालेंगे हम तो इधर 15 मानसिक आयु, वास्तविक आयु 12 गुणे 100 करा दिया। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा ना, बटे 12 हो जाएगा। और अगर हम इसको 12 से भाग देते हैं तो देख लेते हैं। तो 12 एकम 12, इधर क्या आया? 3, ये 0 यहाँ पे नीचे लिख लिया। तो 12 दूनी 24, अब क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब ये 0, तो 12 पंचे 60। इधर अगर हम देखेंगे तो इधर अब क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से। तो जो आंसर आएगा हमारा 125 आ जाएगा। मतलब बुद्धि लब्धि कितनी निकल आई? कितनी निकल आई बुद्धि लब्धि? 125।
25। तो इस फॉर्मूला से हमने क्या निकाल ली, बुद्धि लब्धि। तो हमें ये याद रखना है कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। और बुद्धि लब्धि के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने, टर्मन तथा स्टर्न ने बताया। और मानसिक आयु के बारे में सर्वप्रथम हमें किसने बताया, बिने ने बताया। ये चीजें हमें दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रट लेनी है, हम ये कह सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, देखेंगे कि बुद्धि लब्धि कहां से कहां तक का बालक किस श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है, नीचे से शुरू करेंगे, मतलब 25 से जो नीचे वाला होता है, जिसकी बुद्धि लब्धि 25 से नीचे होती है, तो उसको कहते हैं जड़ बुद्धि। किसको क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि कहते हैं। इसके बाद 25 से जो 50 वाला होता है उसे हम कहते हैं मूढ़। क्या कहते हैं, मूढ़। इसके बाद 50 से 60 वाला जो होता है, जिसकी बुद्धि लब्धि 50 से 60 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। और 70 से 80 तक वाला जो होता है उसे हम कहते हैं निर्बल बुद्धि या दुर्बल बुद्धि जिसको कह सकते हैं। इसके बाद 80 से 90 वाला जो होता है वो मंद बुद्धि बालक होता है। कैसा होता है, मंद बुद्धि बालक। इसके बाद अगर 90 से 100 तक की बात करेंगे तो वो सामान्य बुद्धि वाला बालक होता है। और 110 से 120 वाला जो होता है वो होता है उत्कृष्ट बुद्धि का। क्या होता है, उत्कृष्ट बुद्धि। और 120 से 140 वाला, 120 से 140 वाला होता है प्रखर बुद्धि, मतलब जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से 140 होगी वो प्रखर बुद्धि होगी। सवाल में अभी हमने निकाला था 125, बुद्धि लब्धि कितनी थी, 125, तो किस श्रेणी में आएगी, प्रखर बुद्धि में आ जाएगा। और इसके बाद 140 से जो 200 तक होता है वो क्या होता है, प्रतिभाशाली होता है। क्या होता है, प्रतिभाशाली। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल जाएगा, इधर प्रतिभाशाली लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा, इधर प्रतिभाशाली लिखा मिलेगा और इधर लिखा मिलेगा अति प्रतिभाशाली। क्या लिखा मिलेगा, अति प्रतिभाशाली। तो हमें यही समझ लेना है कि 140 से 200 तक अति प्रतिभाशाली और 120 से 140 तक प्रतिभाशाली। अगर विकल्प में प्रखर बुद्धि दिया हुआ है तो 120 से 140 तक हमें क्या समझना है, वह बालक प्रखर बुद्धि का होगा। ठीक है, एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं इस चार्ट को। 25 से नीचे वाला जड़ बुद्धि, 25 से 50 वाला मूढ़, 50 से 60 वाला मूर्ख, 70 से 80 वाला निर्बल, 80 से 90 वाला मंद बुद्धि, 90 से 110 वाला सामान्य बुद्धि। ठीक है, ये हमें याद रखना है, सामान्य बुद्धि कितने में होती है, 90 से 110 वाला होता है। और 110 से 120 उत्कृष्ट बुद्धि। और इसके बाद 120 से 140 प्रतिभाशाली या प्रखर बुद्धि। और 140 से 200 तक अति प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज का हम टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अभी थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है लगभग 10-15 मिनट का, जो कि बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। इसको हम आपको कल कवर करा देंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, 15-20 मिनट अभी और लगेंगे इस टॉपिक में। तो हम ज्यादा देर नहीं कर रहे हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में आपको कम समय लगता है और समझने में भी आसानी रहती है, इसलिए हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, जो कि यूपीटीईटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। तब तक के लिए सब लोग आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और लगातार पढ़ते रहिए, अफवाहों में ध्यान मत दीजिए। कोर्ट की प्रक्रिया चलती रहेगी। सरकार ने जैसा कि आज ट्विटर के माध्यम से, जिसको एक्स कहा जाता है, उसके माध्यम से बताया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका डालेगी, लेकिन हमें उस ओर ध्यान नहीं देना है। कोर्ट की प्रक्रिया चलती रहेगी, सरकार का हमें भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें अपनी तैयारी पे अडिग रहना है और अच्छे से तैयारी रखनी है। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।